बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर HRM के ऊपर सेकंड चैप्टर है और लास्ट लेक्चर है सेकंड चैप्टर का। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डायनामिक एनवायरनमेंट के ऊपर HRM जो है वो कैसे उसको हैंडल कर रहा है, जो चेंजेस आ रही हैं। जैसे हमने उसमें वर्क प्लेस के अंदर रहते हुए वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के चैलेंजेस को देखा, हमने टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को देखा, फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह कल्चरल चेंजेस जो आ रही हैं वो HRM कैसे हैंडल कर रहा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब डायनामिक HRM एनवायरनमेंट के अंदर लेबर सप्लाई के हवाले से कैसे HR डिपार्टमेंट जो है वो उसको फेस कर रहा है। एज़ वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, मार्केट में स्किल्ड लेबर की तो शॉर्टेज हो रही है, स्पेशलाइजेशन का दौर है, स्पेशलिस्ट लोग जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल इजीली नहीं होते। तो स्किल्ड लेबर की जो शॉर्टेज होती है, द कम्बिनेशन ऑफ द स्मॉल जनरेशन एक्स पॉपुलेशन, द ऑलरेडी हाई पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वीमेन इन द वर्क प्लेस, जैसा कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर वीमेन का रेट बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पे इस तरह अर्ली रिटायरमेंट हो रही है। तो क्या हो रहा है जी, सिग्निफिकेंटली स्मॉलर फ्यूचर लेबर पूल फ्राम विच एम्प्लॉयर कैन हायर। तो पूल इतना हमें अवेलेबल नहीं होता मार्केट के अंदर जहाँ से हम जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं ऐसे लोगों को हायर किया जा सके जो कि स्किल्ड हों, प्रॉपर हों। इसी तरह वाई डू ऑर्गेनाइजेशन ले ऑफ, जब शॉर्टेज होती है तो लोगों को ले ऑफ क्यों करती है। डाउन साइजिंग भी एक पार्ट है, एज अ लार्जर गोल ऑफ बैलेंसिंग स्टाफ को बैलेंस रखने के लिए ये भी एक पार्ट है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लेक्सिबल एंड बेटर रिस्पॉन्ड टू चेंज रिस्पॉन्ड कर रही है। इसको राइट साइजिंग का नाम दे रहे हैं। दिस इज़ ऑफन रेफर टू एज राइट साइजिंग, लिंकिंग एम्प्लॉइज नीड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। दैट मीन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग कोप विद कर रहे हैं, जो मैच कर रहे हैं, वो तो रिटेन हो जाते हैं। लेकिन कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि उन लोगों को हायर किया जाए जो उसकी आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले वक्तों में उनके साथ वो चल सके। तो इसको राइट साइजिंग का नाम दिया जाता है कि उन लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड राइट साइजिंग, नॉट डाउन साइजिंग। दिस इज़ द प्रॉपर वर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद लेबर सप्लाई में हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस लेबर सप्लाई। ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली यूजिंग कॉन्टीजेंट वर्कर्स। अब जब लेबर फोर्स की कमी होगी, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, तो क्या करती है कंपनी, अपनी लेबर फोर्स के अंदर कॉन्टीजेंट वर्क फोर्स को हायर कर लेते हैं। कॉन्टीजेंट वर्क फोर्स कौन से लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड द पार्ट टाइम वर्कर्स, दे आर द टेम्परेरी वर्कर्स, दे आर द कंट्रैक्चुअल वर्कर्स। अब कंपनी ये चाहती है कि फॉर द टाइम बीइंग इस प्रोजेक्ट के लिए इस डिपार्टमेंट में इतने लोग जो हैं वो आर्जी तौर पर हायर कर लिए जाएं। तो दैट मीन वी आर जो सप्लाई, लेबर सप्लाई जो है उसको मैनेज कर रहे हैं ड्यू टू चैलेंजिंग डायनामिक चेंजेस। इश्यूज़ क्या आते हैं, जब आप कॉन्टीजेंट वर्कफोर्स हायर करेंगे, नो डाउट कंपनी जो है उसमें बचत भी करेगी, सेविंग होगी, बेशुमार जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की, जो लोग पेरोल पे नहीं होंगे वो उनकी सेविंग होती है, कॉस्ट बच जाती है। लेकिन इश्यूज़ क्या है, हाउ टू अट्रैक्ट क्वालिटी टेम्परेरीज। अगर आपने आर्जी तौर पर बंदे हायर करने हैं तो क्वालिटी वर्कर्स कहाँ से लाएंगे आप, ये एक इशू है कि क्वालिटी वर्कर्स नहीं मिलेंगे आपको। जब आप आर्जी बंदे हायर करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी जो कि एक परमानेंट स्टाफ के लिए होती है। हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉइज हु आर रिसीविंग लेस पे एंड बेनिफिट्स। जब इन लोगों को आप थोड़े बेनिफिट्स देंगे, थोड़ी सैलरी देंगे, दैट मीन वो उतने मोटिवेट नहीं होंगे। उनको भी पता होगा कि हम तो आर्जी तौर पर हायर हुए हैं, हमने 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हमें कंपनी ने फारिग कर देना है, तो दे विल नॉट नेवर बी मोटिवेटेड। तो उनको मोटिवेट करना ही एक चैलेंज है। हाउ टू हैव देम अवेलेबल व्हेन नीडेड। अब जब ज़रूरत हो उस वक्त वो अवेलेबल ना हो मार्केट में, तो दैट मीन हो सकता है कोई और कंपनी उस वक्त उनको हायर कर लिया हो, तो ये भी एक इशू है। हाउ टू क्विकली अडॉप्ट देम टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी के अंदर जब एक एम्प्लॉई आया है, उसने उसको सोशलाइज होना है, उसने ओरिएंटेट होना है, उसने कंपनी में अडॉप्ट करना है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो दैट मीन इतनी तेज़ी के साथ हम उनको किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करेंगे। हाउ टू डील विद द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कोर एंड कॉन्टीजेंट वर्कर्स। जो आपके कोर एम्प्लॉइज़ हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं, उनका और कॉन्टीजेंट वर्कर्स का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह उनको भी आपने डील करना है जो रेज हो सकते हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द लेबर सप्लाई। इसके बाद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स
ये भी एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मीन मेकिंग कांस्टेंट एफर्ट्स टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। नो डाउट कंपनीज़ के अंदर कंटिन्यूस प्रोग्राम जो है वो शुरू में इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम चल रहे होते हैं कि आज से कल आने वाली जो चीज़ है, आने वाली जो सर्विस है वो ज़्यादा बेहतर हो। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैव एग्जिस्टेड फॉर ओवर 50 ईयर्स। ये जो TQM का जो कॉन्सेप्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो पिछले 50 सालों से ये चल रहा है। इंक्लूडिंग द पायनियर ऑफ वर्क एडवर्ड डेमिंग ने जो स्टार्ट किए थे। तो मतलब ये है कंपनी क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है, TQM के ऊपर काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। तो ये एक चैलेंज है HRM के लिए कि किस तरह लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को कंटिन्यूस क्वालिटी के हवाले से लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। की कंपोनेंट्स ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स आर फोकस द कस्टमर। मेजर फोकस हमारा कंटिन्यूस प्रोग्राम के अंदर फोकस किया जा रहा होता है कस्टमर को। कंसर्न फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग और एक्यूरेट मेजरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी एम्पावर किया जाए, उनको पावर्स डेलीगेट की जाए, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, टीम जो है उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो दैट आर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। इसी तरह कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग भी है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप जो काम करने का जो तरीक़ाकार है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह उनको इम्प्रूव किया जाए। तो ये भी एक चैलेंज है डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर। इन्वॉल्व्स रेडिकल क्वांटम चेंजेस टू एंटायर वर्क प्रोसेसेस। हाउ HRM एग्जिस्ट इन वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग, हेल्प एम्प्लॉयज़ डील विद द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट एंड चेंज। जब काम के दौरान एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस है, उसके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इन तमाम को वो डील कर रही है HRM। प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड अडॉप्ट HR सिस्टम सच एज कंपनसेशन, बेनिफिट्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे सिस्टम डेवलप किए जाएँ जिससे एम्प्लॉयज़ जो है उसको बेनिफिट्स भी मिल रहे हों, वो कंपनसेट भी हो रहा हो और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो है वो भी पूरे किए जा रहे हों। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कैसे हैंडल करते हैं जी, कैसे कैसे हो सकती है जी। डेलीगेशन है, हैविंग द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस इन द जॉब। पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। वर्क टीम्स हैं, वर्कर्स ऑफ वेरियस स्पेशलाइजेशन हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। HRM मस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हेल्प एम्पावर एम्प्लॉयज़ इन देयर न्यू रोल्स। इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे ग्रेटर प्रोडक्टिविटी के हवाले से, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय लॉयल्टी और कमिटमेंट बढ़ानी। आप अपने एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट भी बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी लॉयल्टी भी गेन करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखना चाह रहे हैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है, जिसमें आप उनको डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी टीम्स बनाते हैं और जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किस तरह वो एम्पावर हों और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो मैक्सिमाइज़ की जा सके। लास्ट वन इज़ द एथिक्स है। इसका भी एक चैलेंज है जो कि डायनामिक एनवायरनमेंट में नज़र आ रहा है। काम के अंदर अब एथिकल जो है उनको भी कीप इन माइंड रखा जा रहा है। जैसे डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस। अब रिजल्ट की बेस पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपने आंखें बंद करके एक ही तरफ यूनि डायरेक्शन में डिसीजन ले लेना है। राइट्स व्यू किए जा रहे हैं, लोगों के जो राइट्स हैं उनको देखा जा रहा है। डिसीजंस आर मेड विद कंसर्न फॉर रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड प्रिविलेजेस। उनकी लिबर्टी को भी कीप इन माइंड रखा जा रहा है। थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यू क्या कहता है? डिसीजंस आर मेड बाय एनफोर्सिंग रूल्स फेयरली एंड इम्पार्शली। बड़े फेयर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एथिक्स यही कहती है कि हर एक के साथ जस्टिस होना चाहिए, फेयर डिसीजंस लिए जाएं। कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोड ऑफ एथिक्स नज़र आते हैं। जैसे अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स? अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी वैल्यूज़, जिसमें कंपनी की प्राइमरी वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ नज़र आती हैं। एंड द एथिकल रूल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नज़र आते हैं जिसमें कंपनी की नॉर्म्स और हमें पॉलिसीज़ पता चलती हैं। इट एक्सपेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू फॉलो, जो एम्प्लॉयज़ को, लेबर को वो वैल्यूज़ को फॉलो करना होता है। तो इस तरह कोड ऑफ एथिक्स जो है वो भी डेवलप किए गए हैं। दीज आर ऑल द चेंजेस डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर जो HRM के लिए चैलेंजेस बनता हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे अगले चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।